अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीक्स ड्रामा मीटर। पिछले चंद जो बहुत सारे ड्रामे गुजरे हैं उनकी बात करते हैं और ये बात करते हैं कि कैसे कभी कभी बहुत ख़राब ड्रामा भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस से उठ जाता है और कभी कभी कैसे एक या दो एक्टर्स की अमेजिंग परफॉर्मेंसेस एक वीक स्क्रिप्ट को अपलिफ्ट कर लेती हैं। जब आप रिव्यूज सुनेंगे आपको समझ आएगा मैं किन ड्रामों की बात कर रही हूँ एंड आई थिंक यूल एग्री विद व्हाट आई एम सेइंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सुन मेरे दिल से स्टार्ट करते हैं। सुन मेरे दिल एक ऐसा ड्रामा है जिसकी कहानी में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। कैरेक्टर्स भी अजीब अजीब हरकतें करते हैं और सीन्स बहुत लंबे हैं और यही लंबे लंबे सीन्स देख देख कर मल्टीप्लाई बाय 2 पर हम एपिसोड 32 तक पहुंच चुके हैं। लेकिन माया अली इन द रिसेंट एपिसोड proved कि डिस्पाइट द वीकनेस इन द स्क्रिप्ट, डिस्पाइट द फैक्ट कि ड्रामा खिंच रहा है, ड्रामे में अदाकारों की और डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की कितनी मेहनत है उसको अपलिफ्ट करने की। आई थिंक एक एपिसोड में थ्रू आउट माया अली नज़र आई, कभी हिरा मानी के साथ, कभी सबा हमीद के साथ, कभी उसामा खान के साथ, एंड शी वॉज रिमार्केबल। आई थिंक दिस हैज़ बिन हर बेस्ट परफॉर्मेंस येट। और बस एक अफसोस है कि शायद सुन मेरे दिल क्योंकि इतना क्रिटिक हुआ है, क्योंकि स्क्रिप्ट वीक है, तो शायद लोग पहचान ना सकें या याद ना रख सकें कि ये कितनी अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन सदफ़ का कैरेक्टर रोता भी है, हंसता भी है, गुस्सा भी करता है, लड़ता है मुख्तलिफ़ किरदारों से, ड्रामेटिक डायलॉग्स बोलता है, और थ्रू आउट माया वॉज सो गुड। इट वॉज़ एन एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। एंड पहले वो अपनी माँ से बात करती है, सदफ़ कहती है कि मैं अमार को छोड़ना चाहती हूँ, फिर अमार से बात करती है, हमशा से बात करती है, हर जगह पे शी वाज सो गुड। एंड सबसे अच्छी बात ये हुई कि ड्रामे के एंड में हमें यकीन आ गया कि सदफ़ और अमार अब एक साथ नहीं रहेंगे। तो फाइनली वो रोने धोने वाले रिपेटिटिव सीन्स जो चले जा रहे थे वो अब इख्तिताम पे होंगे। लेकिन हाँ, ये सीन थोड़े और जल्दी भी ख़त्म हो सकते थे। एपिसोड 32-33 की जगह एपिसोड 25 या 26 पे भी हो जाता तो थोड़ा और हम इन्जॉय करते। एनीवे, माया के बहुत से डायलॉग्स थे। इनफैक्ट इस एपिसोड में मुझे ये भी लगा कि वी सॉ सम ऑफ द ओल्ड खलीलुर रहमान कमर साहब। सो खलील साहब एक ज़माने में बड़े पावरफुल डायलॉग्स लिखते थे और वो याद रह जाते थे। सुन मेरे दिल में ये हुआ कि डायलॉग्स तो पावरफुल थे लेकिन बार बार एक से डायलॉग्स थे। लेकिन यहाँ पे हाँ, सदफ़ ऐसी बातें करती है जो आपको याद रह जाती हैं। जैसे उसकी माँ अब एज़ यूजुअल उससे कहती है कि तुम ना छोड़ो। सबा हमीद का डायलॉग है और ये बहुत ही अनोइंग मदर है सबा हमीद जो है। इन्होंने ज़िंदगी को इतना एक ओल्ड फैशन तरीके से देखती हैं। वो चाहती हैं कि बस डिवोर्स ना हो। तो वो कहती है कि जैसे दिल के दौरे से दिल आधा हो जाता है वैसे तलाक से लड़की आधी हो जाती है। तो और तुम उसके बारे में सोचो, तुम अभी उसे छोड़ने के बारे में सोचो। तो सदफ़ कहती है कि मैंने शादी के 4 महीनों में 3 महीने सोचा। पहली उसकी गलती पकड़ ली थी और पहले मैं रोई, फिर मैं हंसने लगी, फिर और हंसी आई खुद पर कि क्या 1 महीने की नहीं, कि जिस मोहब्बत में जहर पीते हैं वो भी कमबख्त 1 महीने की होती है क्या। सो दीज आर गुड डायलॉग्स, दीज आर पावरफुल डायलॉग्स। बट उसके बाद सदफ़ बोलती रहती है, थोड़ा ये भी शॉर्ट हो जाता तो अच्छा होता। बहरहाल जो गुस्सा है सदफ़ का, जो उसका रोना है, फ्रस्ट्रेशन है, वो बहुत अच्छी नज़र आती है। फिर हमशा आती है, कहती है कि शादी तोड़ने पे कौन खुश होता है। तो वो कहती है कि नहीं मैं खुश हूँ। हमशा ये भी कहती है कि मैंने अम्मार को रोक लिया है, मैंने कहा है तुम गुस्से में हो। तो वो कहती है कि नहीं मैं गुस्से में नहीं हूँ। सो इन ऑल दीज प्लेसेस आई वॉज जस्ट कम्प्लीटली ट्रांसफिक्स्ड। कम्प्लीटली मैं बस माया अली ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि मैं देखती रही। और रियली आई होप पीपल अप्रिशिएट द एफर्ट दैट शी इज़ पुट इनटू दिस ड्रामा। तो उसके बाद उसामा खान की भी एक्टिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, उसामा खान का कैरेक्टर जो है अमार का, वो ज़ाहिर है हमें वो पसंद आना ही नहीं है। अमार एक वीक आदमी है, अमार ने सदफ़ को तंग किया, अमार ने चीट किया। अमार बिलाल अब्दुल्ला से फिर भी इतना जेलस है कि वो बार बार सदफ़ को ही अटैक करता है उसके पीछे, हालांकि वो है जो सदफ़ पे चीट कर रहा था। तो उसामा खान इज़ एक्चुअली एक्टिंग रियली वेल ऑल्सो एज अमार। तो अमार आता है, कहता है कि वापस आ जाओ। तो वो कहती है नहीं मैं अब चली गई हूँ, मैं वापस नहीं आऊँगी। फिर उसामा खान कहता है आके सब मैं ठीक कर दूँगा। तो वो कहती है नहीं, और औरतें सब कुछ ठीक करती हैं। तो वो कहने लगा कि तुम ठीक कर लो आकर। तो शी सेज़ नहीं,
अब मैं ठीक नहीं करूँगी, आई सी यू इन कोर्ट, इट्स ओवर। मुख्तलिफ जगहों पे शी टेल्स हिम इट्स ओवर। फिर फाइनली जब हमशा और उसकी माँ कहती है कि एक लास्ट चांस दो अमार को, तो एक बहुत अच्छा सीन होता है। इट्स अ मेमोरेबल सीन एक्चुअली, वे वो अमार से कहते हैं चलो बाहर आके बात करते हैं ताकि लोग हमारी बात ना करें, हमारी बातें ना सुने। उससे कहती है गाड़ी में सीधा बैठ जाओ और मैं दिल में जहाँ तुम रहते थे अब वहाँ मैंने बिलाल अब्दुल्ला को रख लिया है। इस पर अमार को गुस्सा आ जाता है, वो अपना हाथ ऊपर करता है तो सदफ पिक्स अप अ स्टोन, बड़ा सा स्टोन उठा के कहती है कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। वंडरफुल, ये बड़ा अच्छा मोमेंट था। तो सुन मेरे दिल आहिस्ता 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 चलता रहा और फिर फाइनली उसने हमें ये पावरफुल एपिसोड दिया जिसमें एक ही एक्ट्रेस के सारे सीन्स थे और वो इतने अच्छे थे। एंड ऑन टू द नेक्स्ट एपिसोड वी हैव अमार एंड दानिया। अमार कहता है कि मैंने सदफ को तलाक दे दी। फाइनली अमार ने सदफ को तलाक दे दी। इसका मतलब है कि कहानी अब दूसरी तरफ जाएगी, नए मोड़ पे जाएगी और मेरी होप है कि इस बार वो मोड़ इतना खिंचा हुआ नहीं होगा। बहुत अच्छी तरह अगर कहानी अभी भी ले जाए तो एटलीस्ट कहानी का एंड अच्छा हो सकता है, ड्रामे का एंड अच्छा हो सकता है। तो वो कहता है दानिया से कि मैंने उसे तलाक दे दी, तो वो कहती है कि अब नाउ दैट शी हैज़ हिम, नाउ दैट अमार सेज़ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो दानिया को डाउट्स आ रहे हैं। वो कहती है कि काश तुम उस वक्त उसे तलाक दे देते जब मैंने तुम्हें कहा था, और तुमने तो बिलाल अब्दुल्ला का सुन के कहा। अच्छा, तो हमें एक एक्सपेक्टेशन है कि बाय द टाइम द नेक्स्ट एपिसोड कम्स और अमार ने रात के 10 बजे निकाह करना है, बारात लेके आनी है दानिया के घर, बड़े चांसेस है कि दानिया शादी से अब बैक आउट कर जाएगी। वी आर वेटिंग फॉर दैट और सारे हिंट्स हैं, सारे साइंस हैं कि कहानी उसी तरफ जा रही है। एक तो ये कि अमार से कोई शादी क्यों करना चाहेगा, मैं तो परेशान होती हूँ। वो गुस्सा होता है तो ग्लास फेंक देता है, पूरी ज़मीन पे किरचियाँ आ जाती हैं, पानी की कुल्लियाँ कर रहा होता है, कभी कभी अपना मुंह वहीं बैठे बैठे उसके ड्राइंग रूम में धो रहा होता है। सच अ मेसी मैन एंड आई थिंक दे डू दिस टू शो के बिकॉज वो इतना मेस है, उसके इमोशंस भी इतने मेसी हैं, तो शायद वो ये दिखाना चाहता है कि डायरेक्टर और राइटर ये दिखाना चाहते हैं कि ये फिज़िकली भी मेसी है, बड़ा घर गंदा करता है, फिर वहीं दानिया के घर में सोफे पे सो जाता है। एंड सच अ मेस, दिस गाय इज़ अ मेस एंड आई थिंक बस इवेंचुअली अमार की सैड एंडिंग आने वाली है। बिलाल अब्दुल्ला और सदफ़ की भी एक स्टार्ट हुआ। वी नाउ सी दैट शी इज़ इंटरेस्टेड इन बिलाल अब्दुल्ला। वो कहती है मैं बिलाल अब्दुल्ला को डेट करूँगी, और फिर शी कीप्स कॉलिंग बिलाल अब्दुल्ला एंड वो पहले कहते मैं अमार से बात करूँगा, उसने सदफ़ को क्यों डिवोर्स दी। ये मुझे समझ नहीं आता कि किसी और की शादी में इतना क्यों इंट्रूड करता है। ऑल्सो हमशा क्यों इतनी खुशी खुशी तो नहीं, हमशा क्यों इतने जल्दी जल्दी फ़ौरन जाके बिलाल अब्दुल्ला को सदफ़ और अमार की डिवोर्स का बताती है। वो तो बिलाल अब्दुल्ला में इंटरेस्टेड थी, क्या उसने गिव अप कर दिया या वो फिर से कोई नया प्लान करेगी। अब यह है कि ड्रामा को लंबा खींचना होगा तो हमशा फिर से कोई स्टूपिड प्लान बनाएगी और ड्रामा स्टूपिड तर हो जाएगा। बट आई थिंक ड्रामा लंबा खिंच चुका है, इसलिए अब हमशा भी शायद समझ गई है कि दिस गाय कांट लव हर, तो उसने बता दिया कि सदफ़ ने डिवोर्स दे दी एंड नाउ सदफ़ कीप्स कॉलिंग बिलाल अब्दुल्ला। तो आगे का एपिसोड इंटरेस्टिंग होने वाला है मेरे ख़्याल से। अम्मार और दानिया की शादी होते होते नहीं होगी और शायद सदफ़ और बिलाल अब्दुल्ला की स्टोरी आगे जाए। अनदर थिंग इज़ कि हावेवर सदफ़ इस वक्त इतनी हर्ट है अपनी, अभी अभी उसकी तलाक हुई है, तो अगर वो इस वक्त बिलाल अब्दुल्ला के साथ होती है तो इज़ शी जस्ट यूजिंग हिम एज एन ऑप्शन, इज़ शी ऑन द रीबाउंड। क्या इन दोनों में डिस्टेंस होगा और फिर कुछ सालों बाद दोनों मिलेंगे, इसका भी एक चांस है। कि मेरी प्रिडिक्शन है कि शायद इनकी क्योंकि हैप्पी एंडिंग एक सॉलिड हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए एंड आई थिंक इट विल बी अ हैप्पी एंडिंग, इट नीड्स टू बी अ हैप्पी एंडिंग। तो कुछ सालों बाद ही ये दोनों मिलेंगे। और वो कहता है बिलाल अब्दुल्ला कि मैं समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ़ और मैं समझता हूँ आपके दिमाग में क्या है। तो वो कहती है कि मैं गलती करके पछता रही हूँ, मैंने तो किसी से नहीं कहा, आपको कैसे पता। सो गुड डायलॉग्स, फाइनली वी गेट टू सी सम गुड डायलॉग्स, बट दे आर lost in lots of other dialogues as always in Sun Mere Dil, but very good performances. I really liked Osama Khan's performance. Amar Khan is very good. Hira Mani और वहाज अली बहुत कम नज़र आए। सबा हमीद बेचारी बहुत ही बेवकूफ़ी के डायलॉग्स के बावजूद अपने कैरेक्टर को अच्छा निभा रही हैं। एक पॉइंट पे तो वो अमार से कहती हैं कि जो तेज़ी से तुम्हारी तरफ पाँव पटकता हुआ आगे आए समझ लो वो तुमसे जो दूर जा रहा है। कौन ऐसी बातें करता है, ये सदफ़ की माँ बड़ी annoying mother. It would be difficult living with someone like that. But anyway, I think more than anything else, Maya Ali was brilliant. And ड्रामे की जो भी रिसेप्शन हो, I hope recognize किया जाए the effort that she has made with Sadaf. 3 out of 5.
तनमन नीलो नील की बात करते हैं, जो कि मैंने पहले भी कहा है, लेट मी से इट अगेन। तनमन नीलो नील देखना एक बुक को पढ़ने की तरह है। इट हैज़ सो मैनी लेयर्स। आप कैरेक्टर्स की साइकी समझ रहे होते हैं, साथ साथ डायलॉग्स का मज़ा ले रहे होते हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा अफरीदी के डायलॉग्स भी इतने अच्छे होते हैं। और ये ड्रामा फ़िलहाल पिछले 2 एपिसोड्स में आई फेल्ट कि महज़ ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन साइकी को इतना अच्छा लेके चल रहा है कि यू जस्ट गेट लॉस्ट इन दैट वर्ल्ड। राबी, उसके पेरेंट्स, उनकी कनेक्शन, सोनू, उसकी माँ, उनसे उनकी कनेक्शन, जो घर में डायनामिक्स हैं उनके, जो बातें कही जाती हैं, जो मैसेजेस दिए जाते हैं बातों बातों में। जैसे राबी अपने बाप से कहती है कि मुझे आपकी चुपती है, आप चुप रहते हैं, उससे मैं नाराज़ होती हूँ, आप मुझसे बात किया करें। ऑल दोज थिंग्स, यू नो, बाप और बेटी का रिश्ता, उनकी कम्युनिकेशन, फिर राबी के माँ और बाप की जो आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिकेशन बढ़ रही है। इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन रिलेशंस एंड कनेक्शंस, और बहुत ही खूबसूरती से लिखे गया है। तो खैर, तनमन नीलो नील, वेल रिटन, वेल डायरेक्टेड, वेल परफॉर्म्ड। तो जो अभी पिछला एपिसोड गया, दैट वाज ऑल अबाउट नादिया अफ़गान, नोमान मसूद एंड समिया अंसारी। व्हाट रिमार्केबल एक्टर्स! और क्या उनकी आँखों में, बॉडी मूवमेंट्स में, हर चीज़ इतनी अच्छी ट्रांसफॉर्म होती है कि वही, इट्स लाइक रीडिंग अ बुक, यू सी द लेयर्स इन द कैरेक्टर्स। तो अब नोमान मसूद, राबी का बाप जो है, वो सोनू के घर जाता है और रिश्ता देता है अपनी बेटी का, और इस तरह वो समिया अंसारी से मिलता है, who plays the woman that he once used to love. तो the way they meet, एंड वो कहती है तुम्हारी आवाज़ अभी तक ऐसे ही है, और साथ साथ फ्लैशबैक आता है कि वो कैसे उसकी आवाज़ की तारीफ़ किया करती थी। और वो कहता है कि तुम जब परेशान होती हो तो अपने पाँव की बड़ी उंगली अंगूठे से लड़ाई करने लगती है तुम्हारी, रिलैक्स हो जाओ। तो ये सब बातें जो हैं, ये एक फेमिलियरिटी है दोनों में, और साथ साथ इमोशंस हैं, एक बहुत इमोशनल मीटअप है। एंड उस वक्त वो मिलके चले जाते हैं। वो अपनी मरहूमिया की बात करती है, उसकी बीवी का बार बार फ़ोन आ रहा होता है, राबी की माँ का फ़ोन आ रहा होता है। फिर वो निकलता है तो देयर इज़ अ शॉर्ट सीन जहाँ मोटरसाइकिल नहीं चल पाती उनकी, और फिर वो इतना पेंट अप इमोशन होता है। और क्योंकि अब बाहर निकल के ये एक तकलीफ़ भी हुई कि मोटरसाइकिल नहीं चल पाई, तो एक पॉइंट पे वो नुमान मसूद एक दीवार से लगकर बस एकदम से रोने लगते हैं, और ऐसे फूट फूट कर रोते हैं। कहीं नहीं लगता एक्टिंग है, यू फील ऑल द पेंट अप इमोशन, द पेंट अप सैडनेस इनसाइड हिम, जो लॉस है, जो फ्रस्ट्रेशन है। एक खामोश आदमी है जो कुछ ज़्यादा कहता नहीं है, और फिर एकदम से वो सारे इमोशंस रो के बाहर निकलते हैं। सो ब्यूटिफुल परफॉर्मेंसेस। एंड देन ऑफ कोर्स नादिया अफ़गान, वो खुशी उनकी कि फाइनली उनके मियाँ जो उनसे बात करने लगे हैं, बात बात पे फ़ोन कर रही हैं, विटामिन सी की गोलियाँ ले आएँ। और फिर ऑफ कोर्स राबी और इसकी माँ का बॉन्ड तो है ही बहुत प्यारा बॉन्ड है। वो अपनी माँ को छेड़ रही है कि क्या बात कर रही हो तुम, शाम को तैयार है ना, घूमने जाएंगे, उसका बाप उससे कहता है। तो राबी कहती है सब खैर तो है, तुम तो ऐसे मुस्कुरा रही हो जैसे अब्बा ने तुम्हें दूसरी शादी की इजाज़त दे दी। तो बहुत अच्छे कॉमिकल वो होते हैं, जोक्स होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, आपस की मजाक होते हैं, जिससे इनकी आपस की इनफॉर्मेलिटी पता चलती है माँ बेटी की। तो और उनकी दोस्ती है, दे आर फ्रेंड्स, दे नॉट जस्ट मदर एंड डॉटर, दे आर फ्रेंड्स, और वो आपको नज़र आता है। तो परफॉर्मेंसेस ही हैं, सब कुछ तनमन नीलो नील में। और आखिर कहानी भी आगे जा रही है, साथ साथ ही कहानी आगे जा रही है। ये इतनी कंसाइज, इतनी अच्छी स्टोरी टेलिंग है। अब जैसे कामी जो है, उसको उसकी माँ ने कहा है कि तुम सबसे माफ़ी मांग लो ताकि तुम्हारी राबी से शादी हो जाए। तो जब वो राबी से माफ़ी मांगता है तो वो कहता है कि जैसे बचपन में लड़ाई होती थी उस तरह माफ़ कर दो, रात गई बात गई। तो राबी कहती है कि नहीं, तुमने मुफ्त की ज़िम्मेदारी क्यों ले ली है, अपने कज़न के ऊपर नज़र रखने की मुफ्त की ज़िम्मेदारी तुमने क्यों ली। और वो कामी से कहती है कि मैं अपना फ़ैसला कर चुकी हूँ। और वो कहती नहीं है फ़ैसला क्या है, लेकिन फ़ैसला ज़ाहिर है, क्लियर ही है कि वो कामी से शादी करना नहीं चाहती। और ज़ाहिर है आगे के एपिसोड में यही होगा कि कामी क्या करेगा। लेकिन साथ साथ इनके घर में भी मुश्किल आने वाली है, क्योंकि जो बाऊ कैसर और राव, दैट्स सैफ़ी हसन एंड सलीम मिराज, वो दोनों विलन अब आपस में मिल गए। पहले लड़े थे, अब मिल गए हैं। और सलीम मिराज का कैरेक्टर विच इज़ राव, वो बाऊ कैसर से कहते हैं कि मून के मामले को मैं खुद देख लूँगा, आप बस कामी के पीछे से हट जाएं।
तो कामी के पीछे से जब वो हट जाएंगे बाउ कैसर, तो शायद वो एहतजाज जो कामी इस्तेमाल करता था लोगों के ख़िलाफ़, वही मॉब उसके घर आ जाएगा। वी नो दैट ये जो सुल्ताना सिद्दीकी की प्रोडक्शंस हैं ये मॉब्स के बारे में हैं, तो किस तरह मॉब्स आकर पूरी पूरी ज़िंदगियां ख़त्म कर देते हैं, किस तरह वो बग़ैर कानून को देखे, बग़ैर सही और गलत को देखे लोगों को अटैक कर लेते हैं। सो आई थिंक दैट्स वेयर द स्टोरी इज़ गोइंग। इट्स गो यू नो वो मॉब जो है वो राबी के ही घर, कामी के ही घर आ जाएगा। साथ साथ सोनू और मून जो है वो एक एहतजाजी डांस प्लान कर रहे हैं कि जब भी वो फंक्शन पे जाएंगे तो वो एक डांस भी करेंगे, जिससे पता चलेगा कि मून के साथ क्या हुआ। आई डोंट नो इफ़ दैट वर्क्स, क्योंकि ये तो लड़के शादियों पे डांस करते हैं और कॉलेज फंक्शंस पे डांस करते हैं, वहाँ पे एहतजाजी डांस कैसे वर्क करेगा? डज दैट मेक सेंस? आई एम नॉट श्योर। बट तन नीनो नील ओवरऑल मेक सो मच सेंस, क्योंकि वो इतनी खूबसूरती से निट की है स्टोरी। इवन शॉट्स हैं बार बार, वो जो सोनू और मून जहाँ बैठे होते हैं, एक बड़ी सी छत है, पूरी पुराने लाहौर की छतें नज़र आती हैं, वो इतना इंटरेस्टिंग है, वो इतना मज़ा आता है देखने में। सो सैफ़ी हसन कैमरा, मुस्तफ़ा अफरीदी पेन, एंड देन सहर खान इज़ अमेजिंग, शुजा असद, एंड देन of course Nadia Afghan, Samia Ansari, Noman Masood, so many powerful actors just taking this drama forward. 4 out of 5. फरार की बात करते हैं। अच्छा, फरार आई एम enjoying. It's fast paced and also it's a very different kind of story. इतने सारे कैरेक्टर्स हैं और उन सब के अपने ट्रैक्स चल रहे हैं, और आपको पता है इवेंचुअली ये ट्रैक्स सब मीट करेंगे कहीं, तो बहुत अच्छी है और डायलॉग्स भी बहुत मज़ेदार हैं। लेकिन फराज में मुझे लगता है कि फ्रैगमेंट्स बहुत हैं, जैसे कि एक कैरेक्टर की कहानी एक एपिसोड में होती है और अगले एपिसोड में वो कैरेक्टर नज़र ही नहीं आता। अब अगर शायद ग्रीन एंटरटेनमेंट फ़रार के 2 एपिसोड चलाना शुरू कर दे एक ही जगह, तो एक फ़र्क पड़े और हमें थोड़ा इनकम्प्लीट ना लगे। लेकिन जैसे पिछले हफ्ते नाजिश की कहानी थी और इतनी अच्छी कहानी थी, सोहाय अली आबरो वॉज रिमार्केबल इन हर परफॉर्मेंस, और फिर हम देखना चाहते थे आगे नाजिश के साथ क्या हुआ, लेकिन अगले एपिसोड में नाजिश है ही नहीं, सिर्फ बातिश और फसी और सादिया की बात हो रही है। तो ये मुझे थोड़ा इनकम्प्लीट लगता है। थोड़ा सा तो हर कैरेक्टर को लेके चलें तो यू वॉन्ट फील दिस यर्निंग कि भाई उसके साथ क्या हुआ, सिर्फ उसकी कहानी क्यों दिखा रहे हैं। इस वक्त हम नाजिश की कहानी में भी बहुत इन्वॉल्व हो चुके हैं, हम देखना चाहते हैं बब्रिक के साथ भी क्या होगा, और हाँ, हम बातिश और फसी और सादिया का भी ट्रायंगल और उनका क्या आगे होगा देखना चाहते हैं। तो आई फेल्ट द नीड टू सी मोर इन फरार दिस टाइम। ऑफ कोर्स व्हाट आई सॉ वाज आल्सो ग्रेट। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, बातिश अब पाकिस्तान से फ़रार होना चाह रहा है, यानी जो सारा प्यार था उसे सादिया से, जिसकी वजह से वो उससे शादी करना चाहता था, जिसकी वजह से उसने QIP छोड़ी थी, वो सब छोड़ के वो पाकिस्तान से फ़रार हो रहा है। व्हाट हैपन टू दैट लव? एंड इफ़ ही प्लान्स के पाकिस्तान से बाहर जाएगा फिर वापस आएगा सादिया से शादी करेगा, तो ये इसको कुछ रेफ़र तो करे, कोई बात तो करे, इसकी कोई बात ही नहीं हो रही। तो ये भी मुझे एक प्रॉब्लम हुई इससे। खैर, मज़ेदार डायलॉग्स तो होते हैं, जैसे फाइनली वी सी मोर ऑफ फ़ारिज़ शफ़ी, और फ़ारिज़ शफ़ी के शेखुपुरा में जो एक हाइड आउट है, घर है या कोई खेत है, क्या है, वहाँ पे बातिश और फराज छुपे हुए हैं, और वो फराज को ज़बरदस्ती दूध पिलाता है। फ़ारिज़ शफ़ी का कैरेक्टर कहता है दूध शरीक भाई हैं हम, और हमज़ा अली अब्बासी को खून शरीक भाई कहता है, क्योंकि वो खून दोनों मर्डरर्स होते हैं और इन दोनों ने दूध पी लिया एक ही। तो ये फ़न डायलॉग्स। एंड देन ऑफ कोर्स बातिश से कहता है, फ़ारिज़ शफ़ी का कैरेक्टर कहता है कि इश्क है ही कुत्ती चीज़, बंदों से ऐसे कुत्ते काम कराती है कि कुत्तों को भी शर्म आ जाती है। सो यू नो अगेन लॉट्स ऑफ फन इन दैट। मुस्तफ़ा अफरीदी अपनी पोइट्री और वर्ड्स के बैलेंस से बड़े मज़ेदार डायलॉग्स देते हैं और कैरेक्टर्स की मुनासबत से देते हैं, यानी सादिया कभी ऐसी बात नहीं करेगी, एक गुंडा जो छुपा हुआ है वही ऐसी बात करेगा। तो यू ऑल्सो लाइक दैट कि हर कैरेक्टर की एक पर्सनैलिटी है, वो बोलने का तरीका है जो वो बहुत अक्लमंदी से डेवलप करते हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ यू आर सीइंग द ग्रोइंग क्लोजनेस सादिया और फसी की। तो और एक रोमांटिक सीन है जो आपने कभी सोचा नहीं था, कब्रिस्तान में। तो फसी जो है वो सादिया को उसके बाप की कब्र पे लेके गया है, और बीच रात वो गए हैं और वहाँ वो डर रही है, कभी कुत्ते की आवाज़ से, कभी कब्रों से। तो शी कीप्स वांटिंग टू होल्ड हिज हैंड, एंड यू फील कि ही इज़ drawn towards her, and he feels protective towards her, and maybe not romance, I think more of a, you see a connection between these two characters, you see a closeness between these two characters, and
क्या है वो उनका रोमांस कैसे है कि दोनों मिलके फातिहा पढ़ते हैं कब्र पर। तो बस आपको ये एक अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में नज़र आती है। फसी इज़ डेफिनेटली इंटरेस्टेड, वो बार बार उसकी तरफ देखता है। और फिर जब वो सादिया से कहता है कि मैं तुमसे आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, तो जब वो कहती है कि नहीं आप अभी मुझे बताएं, तो उससे मुझे ये लगता है कि सादिया भी इंटरेस्टेड है। और फसी की माँ तो डेफिनेटली इंटरेस्टेड है, वो समझती है कि सी व्यू घूमने गए हैं जबकि वो कब्रिस्तान गए होते हैं दोनों। सो दैट्स क्यूट एंड ऑल्सो दैट्स वेरी इंटेलिजेंट कि रोमांस जो है वो ऐसी एक अनलाइकली जगह पे भी बिल्ड किया जा सकता है। अगर सही तरह कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट हो, सिचुएशन की डेवलपमेंट हो, तो वहाँ भी आप दो कैरेक्टर्स की ग्रोइंग इंटिमेसी या क्लोजनेस देख सकते हैं। सो दैट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा, और ऑफ कोर्स बातिश के कैरेक्टर की मैं बात करूँगी कि थ्रू आउट इसके किलर इंस्टिंक्ट्स आपको नज़र आते हैं। ये डेंजर को डिटेक्ट कर लेता है। तो जब फराज का फ़ोन बजता है, फराज ने उस लड़की को फ़ोन किया जिससे वो बात कर रहा था, एक नर्स थी, और वो उस नर्स की पुलिस से अब राब्ता हो चुका है। पुलिस को इस तरह उनकी लोकेशन का पता चल जाता है। जब फराज छुप के उस नर्स को फ़ोन करता है तो बातिश को फ़ौरन अलर्ट हो जाता है कि नहीं ये कहाँ से फ़ोन आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो ये उसके इंस्टिंक्ट्स हैं, बिकॉज वो इतने टाइम से टारगेट किलर था, सो ही कैन टेल व्हेन देयर इज़ डेंजर। एंड सो दैट पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ बातिश ये भी एक कांस्टेंट रही है, ये इंटरेस्टिंग है। समी खान का कैरेक्टर बिल्कुल एंड में आता है, लुक्स वेरी डिफरेंट। इट्स एन इंटरेस्टिंग टर्न टू हिम। समी खान को मैं बड़े टाइम बाद या शायद पहली बार ऐसे कैरेक्टर में देख रही हूँ। क्या है कैरेक्टर, क्यों है, कोई डेंजरस आदमी है जिसे कोई थ्रेट कर रहा है, कह रहा है कि अच्छा लगा तुमसे आखिरी बार बात करके, और वो वर्कआउट कर रहा है आदमी, तो क्या वो कोई किलर है, मर्डरर है, क्रिमिनल है, वी डोंट नो, वील सी। तो गुड गोइंग फरार हमेशा ही इंटरेस्टिंग होता है। हाँ बस सब कैरेक्टर्स को लेके कहानी चले तो आई वुड फील कि एक ज़्यादा कंप्लीट एपिसोड है। तो 2 एपिसोड्स पर वीक ग्रीन एंटरटेनमेंट, हाउ अबाउट दैट? 3 आउट ऑफ 5। लेट्स टॉक अबाउट कर्ज़े जान, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट वॉचेस। आई ऑलवेज से दैट, क्योंकि कर्ज़े जान में इतनी सारी एंगल्स हैं, इतने सारे एंगल्स से आप कहानी को देख सकते हैं। वो एक सास बहू वाली बात तो है ही, लेकिन मर्डर भी है, शादी भी है, थ्रिल्स हैं, पुराना रोमांस इग्नाइट कर रहा है। सो देयर इज सो मच गोइंग ऑन कि इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग वॉच, और एक्टिंग इतनी अच्छी है। तो I think what I remember the most in the last episode is बिस्मा और आसिम secretly looking at each other। और क्योंकि हमें उन दोनों की हिस्ट्री पता है, तो आपको वो सब ख्याल आता है जब देखते हैं आपके दोनों सीक्रेटली एक दूसरे को देखने की कोशिश कर रहे हैं। होप, लॉस, दिस इज़ अ वुमन ट्रैप्ड इन दिस हाउस। वो बेवा जब से हुई है, वो यहाँ पे बस घर के कामों में फंस गई है, और उसको एक उसकी ज़िंदगी, शी इज़ लिविंग लाइफ इन ब्लैक एंड वाइट, एंड देन देयर इज़ दिस मैन हु इज़ ऑलवेज लव्ड हर, एंड ही स्टिल लव्स हर ऑब्वियसली। आपको नज़र आता है वो फ्रस्ट्रेशन है, उसे गुस्सा भी है उस पे, उस लड़की पे, कि क्यों नहीं खड़ी होती अपने लिए। और बिस्मा भी, शी हैज़ हर ओन थिंग, हर ओन प्रायोरिटीज़, ओन वे ऑफ थिंकिंग। तो आपको वो सब आप वो सोचते हैं जब आप देखते हैं द वे ही कीप्स secretly trying to look at her, and the way she's also secretly very aware of him. So that was beautiful. It was right in the beginning. also सकीना सामो की दादी, अब जब टॉक्सिक रिलेटिव्स की बात होती है तो क्या बड़े ही अक्लमंदी से, बड़े मज़े से डायलॉग्स लिखे गए सकीना सामो के। जैसे कि अब रिश्तेदार आए हैं, दूर से आए हैं, तो बड़े 10 सालों बाद आए हैं, तो कहती हैं कि तुम तो हमेशा से माहिर हो हैरान करने में, मैं तो समझी थी तुम लोगों के मरने की खबर आएगी वहाँ से। खैर, कैसे रास्ता भूल गए हमारे घर का। इससे ज़्यादा टॉक्सिक कमेंट नहीं दे सकता कोई रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को, लेकिन ये दादी है ही ऐसी, एंड बड़ी बिटर ईवल औरत है, आपको क्लियरली पता चल जाता है। ऑन टू नशवा। अच्छा, सब एक्टर्स इतने अच्छे, राइट? तज़ीन हुसैन एंड फैसल रहमान, प्रोज amazing. Sakina Samo is great. I'll just start talking about Deepak Parwani in a bit, but let's talk about Yumna Zaidi right now. So Yumna Zaidi is so good. She is completely effortless. तो सारे जो नशवा के मुख्तलिफ पहलू हैं उसके कैरेक्टर के, अम्मार के साथ लड़ाई करने वाले, बीनिश की अच्छी कज़न, माँ से बहुत प्यार करने वाली बेटी, एक लॉयर जो बहुत एम्बिशियस है एंड सही के लिए खड़ा होना चाहती है, एक बच्ची है जो अपने बाप को खो चुकी यंग एज पे, और उसे एक फ्रस्ट्रेशन है, घर में वो पिस के रहती है। ये सारे जो इमोशंस हैं, यमुना इज़ सो गुड एट पोर्ट्रेइंग दैम। और मुख्तलिफ सीन्स हैं पूरे थ्रू आउट कर्ज़े जान जो आपको याद आते हैं, जहाँ उसे डांट पड़ती है दादी से तो वो अपने कमरे में आके फ्रस्ट्रेट हो रही है, या इस एपिसोड में जब वो मार्क से कहती है कि उसका माहीन का मर्डर केस
फिर से खड़ा हो गया और फिर पानी उसके ऊपर वापस छींटा मारती है और कहती है अब तुम इसे साफ़ करो। तो जो सारे मुख्तलिफ पहलू हैं नशवा के, वो यमुना ज़ैदी ने इतने अच्छे परफॉर्म किए हैं। शी इज़ सो गुड कि कहीं वो लगता ही नहीं है यमुना है, दिस इज़ नशवा, दिस इज़ अ गर्ल वे गेटिंग टू नो थ्रू कर्ज़े जान। बहुत बहुत अच्छा, पावरफुल, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो आपको बस अच्छा लग जाता है। यू फील अफेक्शनेट टुवर्ड्स नशवा एंड यू वांट टू सी व्हाट शी डज नेक्स्ट, किस तरह वो अम्मार को डांटेगी, उसको सर बुरहान, आई थिंक शी हैज़ अ क्रश ऑन बुरहान, वो कैसे आगे बढ़ेगा मामला, ये सब है। एंड कितने प्यार से वो अपनी माँ के साथ होती है। अब उसे पता चल गया है कि माँ किसी ज़माने में आसिम का रिश्ता आया था माँ के लिए, तो वो भी दिखाते हैं कि ये एक ग्रोन अप चाइल्ड है, शी इज़ ओके seeing her mom form a relationship with someone else. She's okay wanting to see her mother happy. जो एक माँ बेवा है, शी इज़ ओके विद हर मदर सेटलिंग विद समवन एल्स। तो ये दैट्स ऑल्सो अ वेरी गुड मैसेज दैट द ड्रामा इज़ पुटिंग फॉरवर्ड। ऑफ कोर्स अगर बुरहान और नशवा की रिलेशनशिप हो जाती है और आसिम और बिस्मा की रिलेशनशिप हो जाती है तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग होता है, बट रियली not really, but anyway, going on to अमार एंड अमार के साथ जो कंपैरिजन्स होते हैं, बहुत मज़े मज़े के पार्ट्स आते हैं। तो बख्तियार और उसकी फैमिली को पता चल गया है कि बुरहान जो आसिम का बेटा वो बैरिस्टर है, और दूसरी तरफ अमार है जो निकम्मा है, कुछ करता नहीं है। तो बख्तियार की बीवी कहती है कि मुझे तो रश्क आ रहा था, मैं सोच रही थी कि कब मेरा अमार इतना सोफिस्टिकेटेड और वेल मैनर्ड होगा। तो बख्तियार उससे कहता है कि अगर तुमने अपने बेटे को मैनर्स सिखाए होते तो आज दूसरे के बेटे को देख के तुम आहें ना भर रही होती। एंड दीपक परवानी सेज दिस सो वेल। और फिर जब दीपक परवानी नमीर खान को डांटता है, गुस्सा करता है और कहता है कि देखो आसिम मुझसे जीत गया और तुम शर्मिंदा होता हूँ मैं तुमसे, अपने आप को शीशे में देखो, तुम्हारे जैसी औलाद से बाप शर्मिंदा होता है। इतना अच्छा वो सीन है पूरा। तो मैंने दीपक परवानी को बहुत सालों से एज ए डिज़ाइनर देखा है। फ़ैशन काउंसिल को वो हेड करते थे, वो जो सारा अपना गुस्सा कंट्रोल करते थे जब अनप्रोफेशनल डिज़ाइनर्स होते थे, जब स्पॉन्सर्स तंग करते थे, जब जर्नलिस्ट से डील कर रहे होते थे, क्या उन्हें वो गुस्सा आता था, जो सारा वो कंट्रोल करके एक फ़ैशन काउंसिल को लेके चले बहुत अच्छी तरह। बहुत मेहनत की दीपक ने। वो जो सारा गुस्सा है वो सब बख्तियार में आ गया एंड लेड टू एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। ही इज़ सो गुड कि बस ही इज़ वेरी गुड। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बख्तियार सीन्स, क्योंकि एक तो वो इतना नास्टी कैरेक्टर है, ऊपर से उसके डायलॉग्स इतने अच्छे हैं, दीपक परफॉर्म इतना अच्छा कर रहे हैं। सो दैट वॉज ऑल्सो ग्रेट। एंड ऑफ कोर्स एंड में वो जो एक कज़न आ गई हैं, वो कुत्सिया पप्पो आई हैं बाहर से, जो बहुत मजहबी हैं और सही बात कहती हैं। बिस्मा की भी बहुत अच्छी दोस्त हैं, आसिम से भी दोस्ती है। एंड कुत्सिया पप्पो की बेटी है जो अमार को कहती है कि जब अमार हेलो कहता है तो वो कहती है कि मैं आपके हेलो का जवाब नहीं दूंगी, सलाम करें। फिर क़िबले की डायरेक्शन पूछती है तो वो भी अमार को नहीं पता होती। तो दीज आर ऑल फन एस्पेक्ट्स। एक चीज़ लेकिन जो कर्ज़ जान में मुझे इस वक्त समझ नहीं आ रही वो ये कि नशवा जानती है, नशवा की दोस्त जानती है कि अमार ने क्या किया है। ही ट्राइड टू मर्डर अ गर्ल और मे बी ही डिड मर्डर अ गर्ल एंड ही डेफिनेटली डिड असॉल्ट हर, ये सब पता है। उसके बावजूद वो अमार से डर रही नहीं है, घबरा रही नहीं है, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं कर रही जितना उन्हें करना चाहिए, काफ़ी नॉर्मल है उसके इर्द गिर्द। हालांकि ये क्रिमिनल है, कंफर्म्ड क्रिमिनल है जो उनके इर्द गिर्द फिर रहा है, जिसने कोई छोटा क्राइम नहीं किया, बहुत बड़ा क्राइम किया है। ही इज़ ईवल, ही इज़ डेंजरस। वाई आर दे सो ओके विद दिस बॉय? दैट्स वन थिंग दैट आई डोंट गेट। मे बी इन द नेक्स्ट एपिसोड दे वोंट बी सो ओके विद हिम, but I don't know. Nameer Khan is very very good as Ammar, the bad boy. अपने जब बाप डांटने लगता है तो कहते ओहो अब एक नई मुसीबत आ गई। ही इज़ ऑल्सो एक्टिंग वेरी वेल। तो कर्ज़े जान की तो जितनी तारीफ़ करूँ मैं कम है, बहुत ही आई लुक फॉरवर्ड टू इट एवरी वीक। इट्स अ ग्रेट ड्रामा एंड आई होप इट स्टेज दिस वे थ्रू एंड थ्रू। वेरी वेल डायरेक्टेड, वेल परफॉर्म्ड, वेल रिटन। इट्स अ ग्रेट वॉच, 5 out of 5। अब दुनियापुर की बात करते हैं। दुनियापुर में आई थिंक $1,000,000 क्वेश्चन तो था, जो था वो ये था कि डज़ अन्ना लव शामिर। तो अब फ़िलहाल वो क्वेश्चन आंसर है कि हाँ अन्ना डज़ लव शामिर। हाँ ऑफ कोर्स दुनियापुर में किरदार बार बार पलट जाते हैं, बदल जाते हैं, हो सकता है फिर से अन्ना बदल जाए, वी डोंट नो। बट फ़िलहाल वी नो दैट शी हैज़ सेड दैट शी लव शामिर। वो शामिर के घर छुप के आ गई बुर्का पहनकर। डज़ शामिर स्टिल लव हर? अब अन्ना ने उसे धोखा दिया था, क्या वो अब उससे बदला ले रहा है कि वो वाकई अभी भी उससे प्यार करता है? क्योंकि हमें पता है कि उसकी दादी ने कहा था कि अन्ना को जाने देना, और
ये दादी का प्लान था, तो क्या वो दादी का ही प्लान फ़ॉलो कर रहा है और डज़ ही एक्चुअली लव हर? तो जब अन्ना आती है उधर दुनियापुर, वो सॉरी शामिर के घर, तो वो कहती है कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तो वो कहता है नहीं, कभी नहीं। और फिर उसकी ये भी कहता है कि मैंने माफ़ नहीं किया है इसको, ऐसी सज़ा दी है कि हमें ज़िंदगी भर साथ रहना पड़ेगा। तो दैट मीन्स कि शामिर ऑल्सो लव्स हर और ही इज़ प्रिटेंडिंग टू लव हर। आई डोंट नो। दुनियापुर में बहुत बार डायलॉग्स मुझे लगता है सिर्फ इम्पैक्टफुल होने के लिए कहे जाते हैं, कभी कभी उनका कोई मकसद नहीं होता, कभी कभी वो ऐसे ही कहे जाते हैं। जैसे कि शामिर अपनी माँ से अन्ना को जब मिलाता है, तो वो कहती है बहुत एक लंबा कुछ कहती है कि तुम मोहब्बत करती हो उससे, लेकिन ये दुनियापुर है, यहाँ यूँ नहीं होता, वो नहीं होता, दिस दैट। और फिर एंड में कहती है मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे फ़ख्र है। क्यों है फ़ख्र? क्या मतलब? आप क्या कहना चाह रही थी और आप क्या कह रही हैं? बहुत बार बिला वजह जस्ट टू साउंड ड्रामेटिक मुझे लगता है दुनियापुर में डायलॉग्स कहे जाते हैं। बट बहरहाल बॉटम लाइन वॉज कि अन्ना केम टू मीट शामिर एंड देन शी वेंट बैक होम सेफली। और ये बात जो है वो नवाब की जो फर्स्ट वाइफ है, जो उनके यहाँ अब काम कर रही है एज अ सर्वेंट, देख लेती है। वो नवाब को भी ये बता देती है और वो शामिर के जो चाचा की बेटी है मदीहा, उसे भी ये बता देती है। तो मदीहा कहती है अगर ये बात सच निकली तो तुम्हारी खाल के मैं जूते बना दूंगी। तो वो वापस कहती है कि आप मेरी ज़बान को खींच के उससे जूते के तलवे बना दीजिएगा। इतनी अजीब एक पिक्चर ग्राफिक इमेज मेरे दिमाग में आती है इससे। बट ऑफ कोर्स दुनियापुर एक वायलेंट जगह है जहाँ औरतें भी बहुत वायलेंटली बात करती हैं, आदमी भी। तो ठीक है, चले इन दोनों ने भी ऐसे बात की। एंड ऑफ कोर्स पता चलता है कि वाकई अन्ना आई थी और मदीहा जो है वो बहुत अपसेट है कि कैसे हो गया। खैर ये सब तो हो रहा है। वॉट आई रियली इन्जॉयड वॉज मंज़र साहिबाई, नुमान एजाज। जब अन्ना आती है और अपने बाप सो रहा होता है, उससे उठा के कहती है कि मेरी माँ कैसे मरी। और जिस तरह वो बोलता है कि वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है और बहुत हद तक इस काम में कामयाब भी हो गया है। द वे ही सेज इट, मंज़र साहिबाई जो है वो एज नवाब इतनी अच्छी एक्टिंग करें, इतनी ईवल है। दूसरी तरफ वी हैव नौरोज़ आदम, नुमान एजाज। अब वो कहती है ना कि मैं आपको छोड़ रही हूँ, तो वो कहता है तुम गलती कर रही हो, लेकिन और मैं बाहर निकलूँगा तो फिर ज़ाहिर है दुनियापुर को वापस लूँगा। तो वो कहती है ठीक है, आप करें जो करना है, लेकिन मैं आपको छोड़ रही हूँ, मैंने डिसाइड किया है। ज़ाहिर है वो ये सब क्यों कर रही है? शामिर के लिए कर रही है फ़िलहाल। वी डोंट नो अन्ना फिर से बदलेगी कि नहीं, लेकिन मेरे ख़्याल से इस वक्त शामिर अन्ना को अब ट्रिक करेगा। ऑल्सो ज़मीर जो है अब वो नवाब से काफ़ी उदास है, क्योंकि नवाब ने कहा था ठीक है इसे मार दो। तो वो नौरोज़ आदम के सामने बैठकर उससे बात कर रहा है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी नवाब को दी, कितने लोगों को मारा, इतनी बार नवाब साहब की ज़िंदगी बचाई, और जब मेरा मौका आया तो उन्हें कोई फ़िक्र नहीं थी मेरी। तो ये सारी बात इतनी खुली खुली ज़मीर कर रहा है, साथ में गार्ड्स खड़े हैं, नौरोज़ आदम के जेल है, जेल के दूसरी तरफ है, ये इतनी खुली बात क्यों हो रही है? तो ये छोटी छोटी फ्लॉज होते हैं। एक जो बहुत मुझे बड़ा फ्लॉ लगता है वो ये कि नवाब और आदम जो है एक दूसरे को बहुत हेट करते हैं, एक दूसरे को मारना चाहते हैं लेकिन मारते नहीं हैं। हर वक्त बस बातें करते रहते हैं, बड़े बड़े डायलॉग्स बोलते रहते हैं, लेकिन मारते नहीं हैं। एक बार नवाब ने वो चेन सॉ लेकर आया कि मैं आदम की टांग काट दूंगा, जब नहीं कटी क्योंकि अन्ना किडनैप हो गई थी, उसके बाद नवाब ने फिर से कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की? ये आदमी आपका मॉर्टल एनिमी है, बहुत बड़ा दुश्मन है, कहता है मैं आपको कत्ल कर दूंगा, तुम्हारे खून मेरे हाथ लिखा है एंड वॉट नॉट, और मैं शेर हूँ और तुम यूँ, सारी वो जो डायलॉग्स बोलता है नौरोज़ आदम, आपको पता है ये आपका दुश्मन है। तो फिर आप क्यों नहीं उसे मार रहे, क्यों नहीं है? बस बातें ही करे जा रहे हैं। क्या दुनियापुर में बातें ही होती रहेंगी, बड़े बड़े क्लेम्स ही होते रहेंगे कि आगे कहानी थोड़ी सेंसिबल तरफ भी जाएगी? लेट्स सी। इट्स ऑलवेज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड, इट्स ऑलवेज ब्यूटिफुली शॉट। इट्स जस्ट दैट कभी कभी जो ड्रामेटिक डायलॉग्स हैं बस वही होते हैं, और उनके पीछे जो मीनिंग होता है वो आपको समझ नहीं आता। 2 आउट ऑफ 5। ए दिल की बात करते हैं, जिसमें तमाम कैरेक्टर्स रो रहे हैं। रोहाम रो रहा है, सना रो रही है, मलिहा रो रही है, रोहाम की माँ और तो बहुत ही रो रही है। रिपेटिटिव लग रहा है मुझे ड्रामा काफ़ी। ए दिल इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें इतनी अच्छी तरह कैरेक्टर डायनामिक्स अहमद भट्टी ने बिल्ड किए हैं कि आप अब चाह रहे हैं देखना कि आगे क्या होगा, लेकिन साथ साथ एक डर है कि क्या हमें पता है आगे जो होगा, क्या हमें पहले से अंदाज़ा हो गया कि आगे क्या होगा। इस हफ्ते सना और कबीर की शादी हो जाती है। अब अभी तक तो कबीर बहुत अच्छा स्वीट सा फियांसे लग रहा था
क्या कबीर एक पॉसेसिव हस्बैंड होगा जो बात-बात पे उसे डाँटेगा? क्या डोमेस्टिक अब्यूज़ कहानी में आ जाएगा? बड़े चांसेस हैं आने के। सारे टीज़र जो था नेक्स्ट एपिसोड का उससे लग भी रहा है कि कबीर उतना अच्छा नहीं निकलेगा जितना वो लग रहा है। तो फिर ये कहानी रिपिटिटिव और प्रेडिक्टेबल हो जाएगी। आई एम होपिंग कि दिल में ऐसी कोई ट्विस्ट्स आएँ जिससे कहानी का एक नयापन जारी रहे। बट लेट्स सी। एक चीज़ जो हुई जो अच्छी थी वो ये थी कि रोहाम और मलिहा मिलते हैं। आई लाइक दैट सीक्वेंस। वो बहुत तकलीफ़ परेशान है, उसकी माँ बेहोश हो गई है, तो वो उसे गाड़ी में बिठाकर बारिश वाली रात में लेके जाता है हॉस्पिटल, उसे हेल्प करता है थ्रू आउट। सो आई लाइक्ड दैट पार्ट। वी नो नाउ कि इन दोनों की पहली बार, हीरो और हीरोइन की पहली बार मुलाकात हो गई है। आई होप कि मुलाकात के आगे वाला पार्ट जल्दी जल्दी आ जाए। एंड ऑफ कोर्स रोहाम के डायलॉग्स बहुत ही इमोशनल लड़का है, कुछ ज़्यादा ही फ़िल्मी लड़का है, और ये जगह जगह आपको फ़ील होता है। जैसे कि अब सना जो है उसने रोहाम का दिल तोड़ा है, वो क्लियरली समझता है कि इसीलिए क्योंकि सना को आसाइशों की ज़रूरत थी, प्यार की नहीं। तो वो कहता है मेरी मोहब्बत मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देती कि मैं उसे बद्दुआ दूँ। ऑल राइट फाइन, बड़ा ही इज़ अ वेरी ड्रामेटिक बॉय। अच्छा, और जब सना हक महर याद करती है कि कबीर ने उसे हक महर में उसने 2 कंपनियों के शेयर दे दिए, तो फिर वो याद करती है कि रोहाम ने क्या किया था। तो रोहाम को उसने कहा था कि तुम हक महर में मुझे क्या दोगे? तो वो कहती है, एक कहता कहता था उससे, एक दिल जो तुम्हारे लिए मोहब्बत से भरा हुआ है। ओके, बट दिस गाइस टू फिल्मी। शायद सना के फादर ने सही किया, ये तो कुछ ज़्यादा ही फिल्मी इमोशनल लड़का था। बट नहीं, सही नहीं किया, ऑफ कोर्स सही नहीं किया। बट और बहुत जल्द हमें लगता है कि सना के पेरेंट्स को इसका बदला भी मिलेगा, क्योंकि उन्होंने दौलत को ज़्यादा प्रेसिडेंस दी। प्यार की जगह उन्होंने दौलत को प्रायोरिटाइज़ किया, अपनी बेटी को फोर्स किया एक शादी में जो वो नहीं करना चाहती थी, और एक अच्छे लड़के को और उसके माँ बाप के साथ इतनी उनकी बेइज्जती की, उन्हें ऐसे धुतकारा। तो मेरे ख्याल से बहुत जल्द उन्हें इसका सिला मिलेगा जब कबीर एक बुरा हस्बैंड, एक अब्यूसिव हस्बैंड साबित होगा। आई होप गौहर रशीद इज़ नॉट एन अब्यूसिव हस्बैंड इन दिस ड्रामा, बट ऑल द साइंस आर शोइंग दैट ही विल बी। मोहित का क्या होगा जब वो वापस आएगा? आई एम क्यूरियस टू सी व्हाट विल हैपन। साद कुरैशी इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब प्लेइंग द अनोइंग obnoxious boyfriend. All of them are acting well. कोमल मीर भी बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। अजान समी खान में एक सच अ गुड हीरो। और क्या फ्रेम्स है, जब वो सना की मेहंदी पे गलती से पहुंच गया है दोस्तों के साथ और वो वापस जा रहा है, तो दोनों तरफ फायरवर्क्स हो रही हैं और वो बीच में से उस पाथ के गुजर रहा है। दैट वाज अ वेरी गुड फिल्मी सीन. इट बिलोंग्स राइट इन द सिनेमा rather than just on TV. So lots of a good beautiful scenery in ए दिल. बस कहानी जल्दी जल्दी मूव करे तो अच्छा होगा. एंड सो फार बस यही ड्रामा बहुत स्लो है. म्यूज़िक बहुत बार आती है जिसमें कैरेक्टर रोता रहता है. थोड़ी पेस अच्छी हो जाती तो ए दिल थोड़ा और इंगेजिंग हो जाता. राइट नाउ इट्स इंटरेस्टिंग and it will remain interesting if there are new twists, but I hope it does not get repetitive. एक जो बहुत repetitive scene मुझे बार बार नज़र आ रहा है वो रोहाम के पेरेंट्स का है. बार बार वो दोनों बैठते हैं, जहाँ ड्रामे को लंबा खींचना होता है मुझे तो लगता है वो दोनों बैठते हैं और बात करते हैं. हमारा बेटा बेचारा रो रहा है, हमारे बेटे की तबीयत ऐसी है, उसका दिल टूट गया, अब हम क्या करें? अच्छा, हम इसके लिए लड़की ढूंढते हैं, शायद फिर ये ठीक हो जाए. क्या एक ही सीन बार बार? We don't need this. I hope the drama gets better, but good performances through and through. Especially अभी जो एपिसोड गुजरे थे उसमें अजान समी खान एंड कोमल मीर were very good. एंड ऑफ कोर्स हिना चौधरी, द न्यू एक्ट्रेस, शी इज़ ऑल्सो वेरी गुड. लगता ही नहीं है कि वो न्यू है. शी इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल एंड शी इज़ लुकिंग सो प्रिटी ऑल्सो. सो फार सो गुड. लेट्स सी वेयर दिस ड्रामा गोज. 2 out of 5. लेट्स टॉक अबाउट मीम से मोहब्बत, जो अब एक बहुत ही इंजॉयबल पार्ट पे है. तो मीम से मोहब्बत शुरू में मुझे थोड़ा नहीं समझ आया था, बेसिकली बिकॉज मुझे जो लीडिंग फीमेल लीड है उसका कैरेक्टर मुझे नहीं समझ आ रहा था. मुझे लग रहा था कि वो इनोसेंट तो थी, वो फ़नी भी थी, बट उससे ज़्यादा वो अनोइंग थी और इमेच्योर थी. और इसीलिए मुझे रोशी का तलहा के साथ कनेक्शन इतना अच्छा नहीं समझ आ रहा था. रोशी मुझे ब्रैटी लग रही थी, मुझे क्यूट से ज़्यादा वो ब्रैटी लग रही थी. नाउ फाइनली ड्रामा अब इस तरफ आया है कि रोशी के साथ कुछ ऐसे हमने उसके कैरेक्टर के ऐसे साइड्स देखे, और उसके साथ एक इंसिडेंट भी हुआ बुरा तो दूसरे स्टाफ मेंबर के साथ, कि फाइनली हमें कुछ कुछ वो लड़की अच्छी लगने लगी. दानानीर मेक्स अ वेरी स्वीट रोशी. वो इनोसेंस और वो प्लेफुलनेस सब शायद दानानीर में नेचुरली है जो रोशी में नज़र आती है.
एंड हाँ, एक बात है, आई फील कि रोशी का कैरेक्टर राइट आउट ऑफ ए लेवल्स नहीं होना चाहिए था। शायद बैचलर्स करके कोई लड़की होती तो इट वुड हैव मेड बेटर सेंस। सो दिस इज़ अ गर्ल हु इज़ 19-20 मैक्स, एंड तलहा ऑफ कोर्स एक यंग मैन है, बट ही मस्ट बी इन हिज लेट 20s, राइट? ही लुक्स लाइक समबडी लाइक दैट। वो जो एज डिफरेंस है ना, उसकी वजह से मुझे रोशी लव इंटरेस्ट से ज़्यादा एक बच्ची सी लग रही होती है। बट द ड्रामा इज़ बीइंग टोल्ड वेल। तो जहाँ आप अगर ये भूल जाएं, अगर आप रोशी की एज भूल जाएं, पर आप सोचें कि एक प्लेफुल सी, इमेच्योर सी, लेकिन दिल की अच्छी लड़की इस ऑफिस में आ गई है, और ये बॉस है जिसके ऊपर दुख हैं बहुत सारे, लेकिन दिल का अच्छा है, हंसना भूल गया है, हर वक्त सीरियस रहता है, और फिर आप उन दोनों की इंटरेक्शंस देखते हैं तो यू स्टार्ट लाइकिंग इट। दे आर सीक्रेटली स्माइलिंग एट ईच अदर, एक दूसरे की तरफ देखते हैं। शी डेफिनेटली हैज़ अ क्रश ऑन सर तलहा, एंड सर तलहा इज़ फीलिंग अफेक्शनेट टुवर्ड्स हर, फॉर श्योर। मे बी शायद अभी तक उसने इतना उसे डिफ़ाइन नहीं किया अपनी फीलिंग्स को, बट मे ही डेफिनेटली फील्स वेरी अफेक्शनेट टुवर्ड्स हर, ये तो आपको नज़र आता है। एंड अब ये जो पिछले जो 2 एपिसोड हुए उसमें रोशी और मोहित के बहुत से सीन्स थे, तो मुझे रोशी और तलहा की केमिस्ट्री से ज़्यादा अच्छी रोशी और मोहित की केमिस्ट्री लगती है, क्योंकि वो दोनों बच्चों जैसे हैं, दोनों प्लेफुल हैं, आपस में खेल रहे हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं मिलके। वो जो उनकी केमिस्ट्री है दनानीर और इस बच्चे की, वो इतनी स्वीट है, वो इतनी इंजॉयबल है, और वो इतनी नेचुरल है। आई लव सीइंग दैट। आई ऑल्सो रियली लाइक दानानीर्स केमिस्ट्री विद आसिफ रज़ामी, तलहा's फादर, एंड रोशी। वो इतनी अच्छी है। सो ही इज़ दिस ओल्ड मैन जो जिससे वो बहुत स्वीट लगती है, अडोरेबल लगती है, उसकी बातों पे वो हंसते हैं, एंड वो क्यूट लगती है, उन्हें अच्छी लगती है। तो वो भी मुझे बहुत, उनकी भी जो आपस में दोस्ती है और इंटरेक्शन है, मुझे बहुत स्वीट लगते हैं। फाइनली हमें पता चल गया कि मोहित जो है वो तलहा का बेटा नहीं है, तलहा के भाई का बेटा है। फाइनली हमें पता चल गया कि तलहा हर वक्त इतने दुख में क्यों रहता है, क्योंकि वो स्पीड कर रहा था वो गाड़ी, जिसकी वजह से उसका भाई और उसकी भाभी का इंतकाल हो गया, और मोहित ऐसा हो गया। तो वो दुख जो है वो इतने सालों से वो लेकर चल रहा है, एंड यू सी दैट सीन, एंड इट्स अ सैड सीन। और उसके बाद अहद रज़ा क्राइज। Let's talk about Ahad Raza Mir here. I can write a paragraph on this or speak a paragraph on this. मीम से मोहब्बत का मैजिक बहुत हद तक lies in the layers that Ahad Raza Mir has added to his character तलहा। तो वैसे तो ये एक लाइट हार्टेड ड्रामा है और उसको ऐसे ही प्ले आउट किया जाता था, बट आहद रज़ा मीर ने तो तलहा को पूरा एक लेयर्ड इंसान बना के हमारे सामने खड़ा कर दिया है, जिसकी आँखों में अमूमन दुख होता है, सीरियस होता है, फिर एकदम से कभी कभी हंसने लगता है, कभी कभी खुश हो जाता है, सैड बहुत होता है, आंखों में आंसू बहुत जल्दी आते हैं, टूट के रोता है जब भाई को याद करता है, रोशी से मिलता है तो कभी कभी हंसता है, ज़्यादातर वक्त सीरियस होता है, और फिर एकदम से रोशी से मजाक करता है। तो वो उसे बताना चाह रही है कि वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन ले लिया है, तो बताने की कोशिश करी है, लेकिन डायरेक्ट नहीं बताना चाह रही है। सर तलहा पूछ भी नहीं रहे, तो वो लिफ्ट में अपनी बहन से बात करती है और कहती है कि मैंने एडमिशन ले लिया। तो कहता है तलहा एक पॉइंट पे कि लगता है दोनों बहनों की आपस में घर में बात नहीं होती। तो ये जो छोटे छोटे टॉन्ट्स हैं, ये छोटे जोक्स जो हैं, दीज आर ग्रेट, एंड यू नो द वे ही कैन सी थ्रू हर, द वे ही फाइंड्स हर अडोरेबल, अफेक्शनेट, what a performance. You really get this, he's transformed this hero into someone memorable. Usually ऐसे जो रोम कॉम ड्रामे होते हैं उसके हीरोज़ को इतने मेमोरेबल नहीं होते, एक लाइट हार्टेड स्टोरी होती है, आप हंसते हैं, मजाक करते हैं और ख़त्म हो जाती है। बट आहद हैज़ रियली ट्रांसफॉर्म दिस कैरेक्टर इनटू समथिंग एल्स। ही हैज़ एडेड सो मेनी लेयर्स, एंड अभी तक वही परफॉर्मेंस है, वही तलहा के लेयर्स हैं, जिसकी वजह से हमें रोशी और उसकी भी थोड़ी थोड़ी इंटरेक्शन समझ आ रही है, और मोहित और तलहा की तो इंटरेक्शंस और बाप और बेटे की इंटरेक्शंस तो बहुत ही अच्छी हैं। आई थिंक एज द ड्रामा प्रोग्रेसेस, अब रोशी का हम सीरियस साइड देख रहे हैं, किस तरह वो इस बच्चे को संभालती है जब तलहा के बाप की तबीयत ख़राब हो जाती है। सीरियस साइड क्या, हम उसकी गुड साइड देख रहे हैं, किस तरह वो उसके साथ कुकीज़ बना रही है सुबह सुबह। सो वी सीइंग हर प्लेफुल साइड, राइट? सो वी विल सी हाउ शी गेट्स क्लोजर टू दिस फैमिली, एंड हाउ द फैमिली रियलाइजेस, द फादर्स ऑलरेडी रियलाइज, वो तलहा को कह भी रहे हैं कि मेरे बाद क्या होगा, तुम अपने बारे में सोचो। तो वो दिमाग में बात आ चुकी है कि ये लड़की हमारे घर के लिए अच्छी है। तो इट डिपेंड्स नाउ कि रोमांस कैसे बिल्डअप होता है। अभी तक तो मुझे
फिर भी काफ़ी मिसमैच लग रहा है, बट आई थिंक दैट्स वेयर द मैजिक लाइज कि ये मिसमैच कैसे आपस में, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट कैसे आपस में मिलेंगे। एंड कैसे तला जो हर वक्त दुखी रहता है, सैड रहता है, वो इस लड़की से मिलके हंसना सीखेगा, और कैसे ये लड़की जो बेवकूफ़ी की बातें करती है वो तला से मिलके थोड़ा सा सीरियस या मच्योर हो जाएगी। दादा के जो शेरो शायरी है वो बहुत फ़नी थी। तो जब वो रोशी के एडमिशन की बात होती है तो वो कहती है आप कोई शेर बोलें इस मौके पे, तो वो कहते हैं ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है। और इस पे जो रोशी की बहन होती है माही, वो हंसने लगती है और रोशी कहती है कि बस यू नो शी इज़ ब्लशिंग राइट। तो ये जो दादा के सीन्स हैं बहुत अच्छे हैं, फैमिली के सीन्स अच्छे हैं। हाँ, ये सलीका पप्पो का एंगल ना, अब माही और उनके बेटे की शादी हो रही है, उमर और माही की शादी हो रही है। तो अब सलीका पप्पू डिमांड्स करेंगे जी मुझे तो इतने जोड़े चाहिए और मुझे ऐसी अंगूठी चाहिए, अपने बेटे के लिए 2 लाख की शेरवानी चाहिए, और मेरे मियाँ की बहनों भाइयों सबके लिए जोड़े हों। हाउ इज़ दिस सपोज टू बी क्यूट? द फैमिली इज़ लाफिंग एट इट एंड यू नो दे प्रिटेंडिंग इट्स क्यूट। इट्स नॉट क्यूट। कहीं कहीं ह्यूमर मीम से मोहब्बत में है फोस्ट। हाँ, वो जो रोमांस बिल्ड हो रहा है और जो रोशी और तलहा का एंगल बिल्ड हो रहा है वो हमें समझ आ रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता हम उसे बहुत लुक फॉरवर्ड करने लगे हैं। लेकिन जो सलीका पप्पू की ह्यूमर है ये फ़नी नहीं है। आई डोंट फाइंड इट फ़नी, आई फाइंड इट फोर्स्ड। अच्छा, और रोहेल जो नेबर है उसकी कहानी बीच में तो मुझे बहुत स्टूपिड लगी थी कहानी, कि क्यों बेकार की बातें आ रही हैं और क्या ये पॉइंटलेस सीन्स क्या हैं। लेकिन अब शायद कहानी थोड़ी फ़न तरफ जाएगी। उसकी एक ऐसी लड़की से मंगनी हो गई है जिसके भाई जो हैं सब वो गुंडे हैं, उधर क्या होगा और कैसे सब कुछ कन्वर्ज करेगा। आई वंडर इफ़ द कॉमेडी विल एक्चुअली बी कॉमिकल, या बस सिचुएशनल होगी, या स्लैपस्टिक की तरफ कहानी जाएगी। पिछले कुछ एपिसोड्स में मीम से मोहब्बत बहुत बार स्लैपस्टिक की तरफ चला गया था और सिचुएशनल कॉमेडी इतनी नहीं थी। जहाँ जहाँ कॉमेडी सिचुएशनल होती है, जैसे वो जो तलहा और रोशी की लिफ्ट वाला सीन होता है, वहाँ पे आपको डेफिनेटली ज़्यादा मज़ा आता है। द ड्रामा इज़ डूइंग वेल एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग मोर टू दाना नीर मुबीन। अभी तक तो मैंने हजरत मीर की ही बहुत तारीफ़ की है, लेकिन अगर दाना नीर रोशी की चेंज इन पर्सनालिटी और कैरेक्टर अच्छी तरह निभाएंगी तो आई हैव हाई होप्स कि इवन दैट विल बी समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। 4 out of 5। दैट्स इट फॉर दिस वीक। लॉट्स ऑफ रियली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेज। जहाँ ड्रामे की स्क्रिप्ट वीक है वहाँ भी हमारे एक्टर्स कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हाउएवर इट्स ओनली व्हेन द स्क्रिप्ट इज़ गुड, व्हेन द डायरेक्शन इज़ गुड, कि एक परफॉर्मेंस उठती है और हमेशा के लिए यादगार होती है। एंड let's see so many more dramas starting this week. I think Drama Meter is going to get longer and longer. Let me know if you agree with my reviews. Till next time.